नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 21 मई 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 आर्टिकल्स ये हम द हिंदू के सीधे सीधे उठाएंगे और कुछ और एक्स्ट्रा आर्टिकल्स एग्जाम्पल्स मेंस पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला आर्टिकल इंश्योरेंस सेक्टर के पेनिट्रेशन से संबंधित इंडिया में। दूसरा, टॉयज इंडस्ट्री में अब इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा है, ज़बरदस्त अचीवमेंट इंडिया के लिए। तीसरा, बुद्धिज़्म का इस्तेमाल इंडिया कर रहा है अपनी सॉफ्ट पावर को स्प्रेड करने के लिए और चाइना भी ऐसा ही कर रहा है। तो इंडिया और चाइना के बीच कंपटीशन है इस चीज़ को लेके। हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल में। इसके बाद क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको एड्रेस करने हैं। पहला क्वेश्चन, इंडिया की टॉय इंडस्ट्री में अब एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा है, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? एनालाइज कीजिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरा, सरकार का मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और दूसरी स्पोर्टिव पॉलिसीज, इन्होंने कैसे रोल प्ले किया इंडिया की टॉय इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाने में, वो भी आपको डिस्कस करना है 250 वर्ड्स में। उसके बाद, एग्जामिन द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियाज इंश्योरेंस सेक्टर इन टर्म्स ऑफ लो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड लिमिटेड अवेयरनेस। मतलब इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन अभी काफ़ी कम है, अवेयरनेस भी काफ़ी कम है। तो चैलेंजेस आपको बताने हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्यों इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, क्यों लोग अवेयर नहीं है, और कैसे वुमेन लेड ग्राम सभा लेड अवेयरनेस प्रोग्राम और बीमा विस्तार स्कीम ये हेल्प करेंगे इन चैलेंजेस को ओवरकम करने में। तो बढ़िया क्वेश्चन है। आपको जब तक ये वुमेन लेड ग्राम सभा लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में नहीं पता होगा, बीमा विस्तार स्कीम के बारे में नहीं पता होगा, आप इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर सकते। तो आज के आर्टिकल में इन चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। कुछ लोगों ने बोला कि सर आप क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। देखो, प्लान ये है कि जो वेबसाइट है ना ओनली आईएएस की, वहाँ पे इन क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया जाए और वहाँ पे आप इन क्वेश्चंस का आंसर लिख्स को और वहीं पर जो मॉडल आंसर है वो अपलोड कर दिया जाए। अभी इस पे काम चल रहा है। कुछ लोगों ने बोला कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ देखो ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे जाके ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कीजिए, ओनली आईएएस नथिंग एल्स, तो वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। बीच में समरी अपलोड की जाने लगी है, तो मुझे लगा समरी अपलोड की जाती है इसलिए अब स्लाइड्स की पीडीएफ नहीं चाहिए होगी, लेकिन कुछ बच्चों ने बोला कि सर समरी के साथ साथ ये भी अपलोड कर दो, पीडीएफ भी। तो अब दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको A4 शीट में पूरी डिस्कशन की समरी भी मिल जाती है, 1-2 पेज में जो कवर हो जाती है, ताकि आप जल्दी से रिवाइज कर सको। आपको स्लाइड्स की पीडीएफ भी मिल जाती है। और कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, पूरी कोशिश की जाएगी आपकी मेहनत को थोड़ा अच्छा करने की, आसान करने की। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन करने से पहले एक कोट भी देख लीजिए। पॉवर्टी इज लाइक ए पनिशमेंट फॉर क्राइम यू डिडंट कमिट। एग्जाम्पल दीजिए इसका। जैसे देखो, एक गरीब किसान है, एक गरीब किसान है, उसने बहुत मेहनत की, खेती की, दिन रात मेहनत की, फसल उगाई, एकदम से बारिश आ गई, उसकी फसल बर्बाद हो गई, वो और ज़्यादा गरीब हो गया। तो एक प्रकार से उस गरीब फार्मर को ये पनिशमेंट है उस क्राइम की जो उसने किया ही नहीं। उसने दिन रात मेहनत की, बावजूद इसके उसको फल नहीं मिला। एक गरीब परिवार में बच्चा पैदा हुआ, उसके पास पोटेंशियल है बट वो पढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका परिवार गरीब है, वो गरीब है, तो उसको सज़ा मिल रही है एक ऐसे क्राइम की जो उसने किया ही नहीं। तो इसी प्रकार से ये कोट है, पॉवर्टी इज लाइक ए पनिशमेंट फॉर ए क्राइम यू डिडंट कमिट। वो बच्चा गरीब परिवार में पैदा हुआ, उसकी क्या गलती है कि वो अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसको एक ऐसे क्राइम की सज़ा मिल रही है जो उसने नहीं किया है। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का पहला इंपोर्टेंट आर्टिकल इंश्योरेंस के यूनिवर्सल कवर से संबंधित है। मतलब आज देश में सिर्फ 4% के आसपास पॉपुलेशन ऐसी है जिनका इंश्योरेंस कवर है, जबकि होना ये चाहिए देश के सभी लोगों का इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछूं, इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए? इंश्योरेंस देखो इसलिए होना चाहिए, अब कोई गरीब परिवार है, डेली वेजिस पे उनका गुजारा चलता है। मान लीजिए घर में कोई बीमार हो गया, अब बीमार पे खर्च आएगा, तो फिर कैसे उस घर का खर्चा चलेगा जो पहले डेली वेजिस पे गुजारा कर रहा था। अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कवर है तो वो परिवार अपना इलाज करवा सकेगा इंश्योरेंस के थ्रू।
हालांकि सरकार की इसके लिए स्कीम भी है। चलो ये तो हमने बीमारी वाली बात बोली। और अनेकों तरह के इंश्योरेंस, जैसे कोई गरीब पर्सन है, रेडी लगाता है, मतलब छोटा मोटा वेंडर है वेजिटेबल्स का, सब्जी का, एकदम से बारिश आ गई और उसका सारा सामान खराब हो गया। अगर देखो इंश्योरेंस है तो उसका जो नुकसान हुआ है उसको उसका पैसा मिल जाएगा, मतलब रिस्क कवर हो जाता है इंश्योरेंस के थ्रू। इसलिए इंश्योरेंस का होना जरूरी है। हमारे देश में इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, ये ना इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। ये इंश्योर करती है बॉडी कि जो इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनीज है ना, जैसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, ये किसी प्रकार की धोखेबाजी ना करें क्लाइंट्स के साथ में, कस्टमर्स के साथ में, और समय आने पर उनको उनका पैसा दें। जो इंश्योरेंस उन्होंने करवा के रखा है उनका क्लेम जो है वो इजीली सेटल डाउन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस करवाएं। इन सब कामों पर फोकस किया जाता है IRDAI के द्वारा। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है ये बॉडी। जैसे सेबी जो है वो शेयर मार्केट में रेगुलेशन करती है, उसी प्रकार से IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेशन करती है। इन्होंने ना एक टारगेट रखा, 2047 आते आते हम देश के सभी नागरिकों का इंश्योरेंस कर देंगे। इसके लिए इन्होंने 3 इनिशिएटिव लाने की भी सोची है। सबसे पहले है बीमा सुगम। क्या है बीमा सुगम? एक ना सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट बनाई जाएगी। अब इंश्योरेंस कंपनीज तो हमारे देश में बहुत सारी हैं, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, ICICI, HDFC, लेकिन ये बीमा सुगम नाम की जो वेबसाइट होगी ना, इस पर हर एक इंश्योरेंस होल्डर ना इस वेबसाइट पे जाके अपनी पॉलिसी की बेसिक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है, जो भी उसे जानकारी चाहिए वो हासिल कर सकता है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का काम करेगा ये बीमा सुगम नाम की वेबसाइट। ये सेंट्रलाइज्ड वेबसाइट होगी। किसी भी कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है, आप इस वेबसाइट पे जाके अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी हासिल कर सकते हो। तो ये तो है पहला इनिशिएटिव, बीमा सुगम। अब बात करते हैं दूसरा इनिशिएटिव, बीमा वाहक। बीमा वाहक में क्या है? जैसे देखो गांव में आशा वर्कर होती है ना, जैसे जो डिलीवरी के दौरान हॉस्पिटल लेके जाती है, बेसिक हेल्थ संबंधित इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मदर को, आशा वर्कर। वैसे ही हर ग्राम सभा में ना एक बीमा वाहक होगी, जो एक महिला होगी। वो महिला यानी बीमा वाहक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बेचेगी गांव में। तो मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे कैसे इंश्योरेंस क्रांति लेकर आनी है, उसका प्लान बनाया है IRDAI ने। अब तीसरा इनिशिएटिव की बात करते हैं। पहला क्या? बीमा सुगम वेबसाइट। दूसरा क्या? बीमा वाहक, एक महिला गांव में, ग्राम सभा में, जो बेचेगी इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब तीसरा है बीमा विस्तार। ये बीमा विस्तार क्या है? बीमा विस्तार में देखो एक ना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट बनाया है IRDAI ने, जिसपे ना बहुत कुछ कवर हो जाएगा, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट, चोरी, डेथ। एक फैमिली में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ये बंडल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है बीमा कवर, बीमा विस्तार, सॉरी फिर से बोलता हूं, बीमा विस्तार ना एक बंडल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक ही पॉलिसी में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अभी क्या होता, लाइफ इंश्योरेंस अलग से लो, हेल्थ इंश्योरेंस अलग से लो, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही पॉलिसी से सब कुछ कवर, और जल्दी मॉनिटरी सपोर्ट मिल जाएगी हाउस होल्ड्स को अगर दुर्भाग्यवश ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो। बीमा विस्तार स्कीम के बारे में जानकारी कौन देगा? जो हमने डिस्कस किया, बीमा वाहक। ग्राम सभा में एक महिला होगी जो बीमा वाहक का काम करेगी। वो अवेयरनेस फैलाएगी हर गांव के हाउस होल्ड में और बेचेगी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स। अब इसके बाद आता है वो पॉइंट जिसकी हमने बात की, इंश्योरेंस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा है IRDAI। किसके थ्रू? बीमा सुगम प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो बनेगा सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा। एक अच्छी चीज ये होगी, स्टेट का जो डिजिटल डेथ रजिस्ट्रीज है ना, उनको जोड़ दिया जाएगा बीमा सुगम प्लेटफॉर्म्स के साथ में। तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ना हर एक डेथ रजिस्टर करती है, तो जैसे ही डेथ होगी इस प्लेटफॉर्म पर अपडेट हो जाएगा। तो परिवार के जो लोग हैं उन्हें लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम करने में आसानी होगी। पहले क्या होता था, लंबी प्रोसेस होती थी, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाओ इनके पास में, ये वेरीफाई करते थे,
वो प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पॉलिसीज और कानून लाने की भी सरकार की योजना है इंश्योरेंस सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करने के लिए। जैसे देखो, अभी कोई नया प्लेयर एंटर करता है इंश्योरेंस सेक्टर में, फॉर एग्जांपल आप एंटर करना चाहते हो, तो जो अभी पॉलिसीज है ना, रिस्ट्रिक्शंस है कि फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एग्जांपल देके बता रहा हूं कि आपके पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए तभी आप एंटर कर सकते हो। तो इस प्रकार की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट की कंडीशन होती है ना, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा आसान बना देगी ताकि नए प्लेयर्स का इस मार्केट में एंटर करना आसान हो जाए। नेक्स्ट, अभी देखो कई सेगमेंट्स ना बहुत ज़्यादा अनटैप्ड हैं। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट ने कोई लोन लिया है, उसका इंश्योरेंस, आजकल लोन का भी इंश्योरेंस होता है, और मतलब अलग अलग सेगमेंट है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउसवाइफ हैं, अलग अलग सेगमेंट्स का अलग से इंश्योरेंस संबंधित आवश्यकताएं ये अभी अनटैप्ड हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे ना स्टेट लेवल पे बैंकिंग कमेटी होती है, और वो बैंकिंग कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्ट्रेटजी बनाती है कि इस डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग को कैसे प्रमोट किया जाए। तो वैसी ही कमेटीज, वैसी ही बॉडी बनाई जा सकती है इंश्योरेंस सेक्टर में भी, ये इंश्योर करने के लिए कि इंश्योरेंस सेक्टर को कैसे बूस्ट दिलाया जाए। अब कुछ चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशंस भी हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हमारे देश में अवेयरनेस काफ़ी कम है इंश्योरेंस के बारे में। अवेयरनेस कम है, इसलिए लोग इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स लेते नहीं हैं। नेक्स्ट, अभी क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज ना ज़्यादा फोकस करती हैं सिर्फ टॉप सिटीज़ पे। हालांकि बीमा विस्तार स्कीम काम तो करेगी, बट बाकी कंपनीज को भी ना थोड़ा सोचना चाहिए कि टॉप सिटीज़ के अलावा भी एक बड़ी मार्केट है इंश्योरेंस की, बस थोड़ा अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। रूरल एरियाज की मार्केट पे भी ध्यान दिया जाए। अभी ना 18% जीएसटी लगता है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर। मतलब आप प्रीमियम देते हो किसी कंपनी को तो उसमें 18% ऐड होके जाता है, वो आपकी जेब से जाता है। तो सरकार इसे रिकंसिडर करे कि इंश्योरेंस सेक्टर में आप 18% जीएसटी मत लो। सबसे लास्ट में IRDAI, जो ये रेगुलेटरी बॉडी है ना, इसमें ये बॉडी अभी अच्छा काम कर रही है। तो इस बॉडी में जो लीडर्स हैं ना, अभी टॉप पदों पर हैं, वो आगे भी रहने चाहिए। अगर लीडरशिप कंटिन्यू रहेगी ना, तो ये बॉडी अच्छा काम करती रहेगी। तो ये कुछ चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशंस हैं। अब कंक्लूजन की बारी आती है। इंश्योरेंस सेक्टर अच्छे खासे रिफॉर्म से गुजर रहा है, और बीमा विस्तार योजना अच्छी योजना है। और 2 स्कीम्स बताइए जो मैंने ऐड करके बताया आपको, बीमा सुगम और बीमा वाहक। इन स्कीम से जो गैप्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर में वो फिल होंगे, और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स जो हैं, मतलब सरकार, इंडस्ट्री प्लेयर, रेगुलेटर, ये मिल के काम अगर करते हैं इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, तो देश को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा, इकोनॉमी को फायदा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टॉयज इंडस्ट्री से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। टॉय इंडस्ट्री मतलब खिलौनों की इंडस्ट्री, छोटे बच्चे जो खेलते हैं। कंटेक्स्ट देखो ये है, इंडिया ना टॉयज के मामले में अब नेट एक्सपोर्टर बन गया है। पहले हमारे देश में 80% जो टॉयज आते थे ना, वो इंपोर्टेड होते थे, बट अब इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया है खिलौनों के मामले में। 2 चीज़ों को श्रेय दिया जा रहा है। पहला, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। 2014 में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था। इस इनिशिएटिव ने इंडिया में टॉयज़ की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी फोकस किया मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पर। तो इसलिए इंडिया के जो टॉय मैन्युफैक्चरर थे, खिलौनों के मैन्युफैक्चरर, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया और कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव किया, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव किया ताकि वो दूसरे देशों में जाके बिकें। दूसरी चीज़ जिसको क्रेडिट दिया जा रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड पॉलिसी मेजर्स। प्रधानमंत्री मोदी ने इवन मन की बात में टॉय इंडस्ट्री का जिक्र किया था कि हम इसमें सेल्फ रिलायंट होने चाहिए, इस सेक्टर की इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने ना ऐसी पॉलिसीज चलाई, जैसे देखो कस्टम ड्यूटीज़ को इंक्रीज़ करना। अब मान लीजिए इंडिया में कोई चाइना से खिलौने इंपोर्ट करता है
उस पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी को 20% से इंक्रीज करके 60% कर दिया। तो चाइना के खिलौने इंडिया में महंगे बिकेंगे, उन्हें कोई खरीदेगा नहीं। घरेलू जो खिलौने हैं जो इंडिया में ही बनते हैं वो सस्ते बिकेंगे, उन्हें खरीदा जाएगा। उसके बाद है नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होता है? ऐसे बैरियर, ऐसी रुकावट जो टैक्स से संबंधित नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी फर्म को बोल दिया अगर आप चाइना से खिलौने इंपोर्ट करना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और सरकार लाइसेंस बड़ी मुश्किल से दे, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर है। टैरिफ बैरियर मतलब कस्टम ड्यूटी जैसे टैक्स लगा देना। नॉन टैरिफ बैरियर मतलब फाइलों में उलझा देना, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, जिससे कि कोई पर्सन विदेशों से खिलौने इंपोर्ट ना कर सके या फिर दूसरी चीज़ इंपोर्ट ना कर सके। ये डेटा है। जैसे देखो 2018-19 में कितने खिलौने एक्सपोर्ट हुए थे इंडिया से? 812 करोड़ के। 2021-22 में कितने? 1237 करोड़ के। इंपोर्ट की बात करें 2018-19 में खिलौने इंपोर्ट हुए थे 2593 करोड़, और 2021-22 में कितने? 819 करोड़ के। तो मतलब जैसा आप देख सकते हो साफ साफ कि इंडिया अब नेट एक्सपोर्टर बन गया है खिलौनों के मामले में। वैसे इंपोर्ट हुए 819 करोड़ के और एक्सपोर्ट हुए कितने? डाटा कितना है? एक्सपोर्ट का डेटा है 812 करोड़, है ना। 7 करोड़ की तो अभी भी कमी है। चलो ये तो कहने के बाद अब मतलब समझ गए ना, डेटा की सहायता से अब ऑलमोस्ट बराबर आ गए हम। अब इसके बाद ना आर्टिकल में हिस्टोरिकल चैलेंजेस एंड ट्रेंड्स की बात की जाती है। देखो हिस्टोरिकली ना हमारे देश में टॉयज इंडस्ट्री का जो साइज है ना इतना बड़ा नहीं। 2015-16 में 15,000 के आसपास कंपनीज या फिर छोटी एंटरप्राइजेस खिलौनों की, जिसमें 35,000 लोग काम करते थे। और 2000 से लेकर 2016 के बीच में टॉय इंडस्ट्री का डिक्लाइन देखने को मिला, बहुत सारा जॉब लॉस हो गया। और इंडिया जो है उस समय इंपोर्टेड खिलौनों पे ज़्यादा रिलाई करने लगा 2000 से लेकर 2016 के बीच में। जो डोमेस्टिक टॉय मैन्युफैक्चरर थे वो संघर्ष कर रहे थे कि चाइनीज़ खिलौने जो सस्ते से देश में आ रहे हैं उनका मुकाबला कैसे किया जाए। और वैसे देखो आज़ादी के बाद से तो सरकार ने थोड़ी गलत पॉलिसी अपनाई, टॉयज़ की इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट को अलाउ नहीं किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, और वैसे ये सेक्टर थोड़ा रिजर्व्ड रखा। इवन बड़ी कंपनीज, देश की बड़ी कंपनीज भी इसमें एंटर नहीं कर सकेंगी। स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए रिजर्व रखा सरकार ने ये टॉयज़ का सेक्टर। लेकिन 90s में जब LPG रिफॉर्म आए तब इस सेक्टर को सरकार ने ओपन कर दिया। पहले जो रिस्ट्रिक्शन थी ना कि स्मॉल एंटरप्राइजेज सिर्फ खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हैं, बड़ी जो फर्म्स है वो नहीं कर सकती, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। लेकिन फिर भी टॉयज़ सेक्टर में ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। फिर अंत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चला, सरकार कहती है इसका फायदा हुआ। बट राइटर के ना अपने कंसर्न्स हैं। राइटर कहते हैं ये देखो टॉयज़ इंडस्ट्री में हम एक्सपोर्ट तो इंक्रीज कर पाए हैं, बट इसके 2 रीजन हो सकते हैं। पहला तो प्रोटेक्शनिज्म, सरकार ने जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगा दिए हैं ना विदेशी खिलौनों पे, इस वजह से डोमेस्टिक जो खिलौने हैं वो ज़्यादा बिक रहे हैं। तो पहला तो ये रीज़न हो सकता है प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी की, सरकार डोमेस्टिक खिलौनों की कंपनीज को प्रोटेक्ट कर रही है, विदेशी खिलौनों पे टैक्स लगा के, उन पे नॉन टैक्स बैरियर लगा के, नॉन टैरिफ बैरियर लगा के, ताकि वो इंडिया के मार्केट में ना एंटर कर सकें। दूसरा, अभी कोविड-19 की महामारी आई, शायद इसकी वजह से हो सकता है कि चाइना के खिलौने इंडिया में ना आ पा रहे हों, और वहाँ की कंपनीज, मतलब चाइना में एकदम से कोविड-19 आ गया था ना कुछ समय पहले, तो उनकी कंपनीज दूसरे देशों में खिलौनों को ना भेज पा रही हों और वो वॉइड इंडिया की कंपनी ने फिल किया। लेकिन क्या यह सस्टेनेबल है? क्या यह लंबे समय तक जारी रहेगा? यह सोचने वाली बात है। तो यही क्वेश्चन राइटर रेज करते हैं। बेशक हमारा खिलौनों का एक्सपोर्ट तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन यह भी सोचने वाली बात है क्या यह सस्टेनेबल है, आगे भी जारी रहेगा या नहीं रहेगा। कंक्लूजन में कहा जाता है ट्रांजिशन जो हुआ है टॉय इंपोर्टर से टॉय एक्सपोर्टर का, यह सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है देश के लिए। इसमें जैसा कि आर्टिकल में कहा जाता है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और पॉलिसी रिफॉर्म्स जो सरकार के हैं दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। बट देखने वाली बात होगी ये सस्टेन्ड ग्रोथ बरकरार रहती है या नहीं रहती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है, कैसे दोनों देश चाइना और इंडिया बुद्धिज्म का यूज करना चाहते हैं
अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने के लिए। इस प्रकार का आर्टिकल पहले भी आया था। तो जल्दी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस करते हैं। आप जीएस पेपर सेकंड से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी कुछ दिनों पहले इंडिया ने ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज करवाया था। इसमें देखो नेपाल और भूटान के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं आए। नेपाल को यह बात अच्छी नहीं लगती कि इंडिया बुद्धिज्म की लिगेसी को कैप्चर करने की कोशिश करता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था नेपाल में। नेपाल यह चाहता है कि बुद्धिज्म को सिर्फ हमसे रिलेट किया जाए और इंडिया बुद्धिज्म की सहायता से जो सॉफ्ट पावर स्प्रेड करना चाहता है वो ना करे, ये नेपाल को लगता है। एक कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई थी कि हमारे देश में कुछ लोगों ने कह दिया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म इंडिया में हुआ था, लुम्बिनी में नहीं हुआ। तो नेपाल के लोग इससे नाराज हो गए थे। नेपाल के लोगों ने बोला कि बुद्ध वाज बोर्न इन लुम्बिनी, बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल। समझ गए इंडिया कैसे बुद्धिज्म की सहायता से अपनी सॉफ्ट पावर को स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मैं आपको सॉफ्ट पावर बता देता हूं, बिगिनर्स को के लिए जरूरी है सॉफ्ट पावर का मतलब जानना। सॉफ्ट पावर देखो एक ऐसी पावर, प्यार की पावर, अट्रैक्शन की पावर, जिसके थ्रू आप अपनी बात मनवा लेते हो। जैसे देखो अफगानिस्तान का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं। अफगानिस्तान में इंडिया के सीरियल्स देखे जाते हैं, इंडिया की क्रिकेट टीम को पसंद किया जाता है। तो अफगानिस्तान के लोगों में इंडिया के प्रति लव है, अफेक्शन है। इंडिया कोई बात बोलेगा अफगानिस्तान को तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया को पसंद किया जाता है। तो हो सकता है कि अफगानिस्तान इंडिया की बात मान ले। हालांकि इसमें आप तालिबान के फैक्टर को काउंट करोगे तो पावर इक्वेशंस बहुत कुछ काउंट हो जाएंगी, लेकिन ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है। जैसे यूएस की मूवीज हमारे देश में देखी जाती है, यूएस का कल्चर फॉलो किया जाता है, इसलिए हमारा देश जो है वो यूएसए के प्रति अट्रैक्ट होता है। यह है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर मतलब आप अपनी बात दूसरे से मनवा लेते हो अपनी सॉफ्ट स्किल्स का इस्तेमाल करके, ना कि हार्ड स्किल्स। हार्ड पावर जैसे कि मिलिट्री पावर। समझ गए। अब देखो बुद्धिज्म के थ्रू कैसे इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को स्प्रेड करना चाहता है। जैसे इंडिया पूरे वर्ल्ड को ये दिखाना चाहता है कि बुद्धिज्म देखो हमारे देश में ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद में बड़ी बड़ी बुद्धिस्ट साइट्स हैं इंडिया में, इंडिया बुद्धिज्म को फॉलो करता है। तो दूसरे देश के लोग इंडिया के प्रति अट्रैक्ट होंगे कि अच्छा ये बुद्धिज्म इंडिया में ओरिजिनेट हुआ, इंडिया एक महान सभ्यता है। तो ये इंडिया कोशिश कर रहा है। अब एग्जाम्पल देखिए, एसोसिएटिंग बुद्धिज्म विद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तब बुद्धिज्म को पीस के साथ जोड़ा गया इंडिया में। सिंबोलिज्म, हमारे देश में जो वेरियस एम्बलम्स हैं या फिर फ्लैग है उसमें आपको अशोक का पिल्लर, व्हील, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी हाल ही में ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। इस समिट में इंडिया ने तिब्बतियन बुद्धिज्म को प्रमोट किया और चाइना को चैलेंज किया। जब इंडिया ये बोलता है ना कि तिब्बतियन बुद्धिज्म रियल बुद्धिज्म है, तो चाइना में भी बुद्धिज्म है। चाइना इरिटेट हो जाता है कि तिब्बत के बुद्धिज्म को मेन बुद्धिज्म इंडिया बता रहा है, तो इंडिया कहीं ना कहीं तिब्बत को चाइना से अलग प्रमोट कर रहा है। इससे चाइना इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जबकि चाइना कहना तिब्बत भी तो चाइना का पार्ट है ना। इंडिया ने तिब्बतियन बुद्धिज्म को हमेशा सपोर्ट किया है, इसीलिए तो दलाई लामा को इंडिया ने शरण दी 1959 में, जब चाइना ने तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करना स्टार्ट किया। उसके बाद इंडिया एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज भी इस्टेब्लिश करवा रहा है लुम्बिनी में। गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स है नेपाल के पाटन में, इसको भी रिनोवेट इंडिया करवा रहा है। हालांकि नेपाल में कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई थी कि यहाँ गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में चाइनीज टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसीलिए इंडिया इस गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को रिनोवेट करवा रहा है। ये तो हमने बात की इंडिया की। अब आप चाइना का एग्जाम्पल भी देख लीजिए। चाइना कैसे बुद्धिज्म का इस्तेमाल कर रहा है सॉफ्ट पावर को प्रमोट करने के लिए। चाइना में बहुत सारे बुद्धिस्ट मोंक्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, टेम्पल्स हैं, और चाइना अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी में बुद्धिज्म का इस्तेमाल करता है। और बुद्धिस्ट नरेटिव को प्रमोट करते हुए चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी करता है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट की और वहाँ पे बुद्धिज्म के एंगल को जोड़ा। चाइना नेपाल को
बुद्धिज्म के सोर्स के तौर पे देखता है, इंडिया को नहीं देखता है। इससे चाइना नेपाल के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करना चाहता है। तो ये बात की हम चाइना के कोशिशों की, उससे पहले हमने बात की थी इंडिया के कोशिशों की। तो इंडिया और चाइना के बीच में ना एक प्रकार से ना बुद्धिज्म की लिगेसी को कैप्चर करने के लिए लड़ाई है। इंडिया नेपाल में बुद्धिज्म को प्रमोट करना चाहता है क्योंकि चाइना का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है नेपाल में। तो इंडिया एक एंगल दे रहा है कि देखो आप भी बुद्धिस्ट कंट्री, इंडिया से भी बुद्धिज्म ओरिजिनेट हुआ, तो हम दोनों भाई भाई। इसलिए इंडिया इस एंगल को, इस डायमेंशन को मजबूत कर रहा है। ये हमने बात की कि गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स रेनोवेट इंडिया करवा रहा है, तो कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी कि यहाँ पे चाइनीज टूरिस्ट आते हैं इसलिए। दूसरी तरफ ये भी रूमर है, कंट्रोवर्सी है कि चाइना जानबूझ के अपने टूरिस्ट और इन्वेस्टमेंट भेज रहा है लुम्बिनी में ताकि अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज किया जा सके। तो मतलब नेपाल एक वो लोकेशन बन गई है जहां पे चाइना और इंडिया लड़ रहे हैं बुद्धिज्म लिगेसी को कैप्चर करने के लिए, बुद्धिज्म का इस्तेमाल करने के लिए, अपनी सॉफ्ट पावर को स्प्रेड करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब थोड़ा न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स देख लेते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। एक एग्जाम्पल है जो आप यूज कर सकते हो, युवा संगम इनिशिएटिव। युवा संगम इनिशिएटिव में क्या होता है, हायर एजुकेशन के जो यूथ एंड स्टूडेंट्स हैं वो दूसरे राज्यों में जाते हैं एक्सपोजर के लिए। जैसे अभी हाल ही में केरल के जो यूथ हैं, आईआईटी पलक्कड़ से 35 स्टूडेंट्स और लक्षद्वीप से 10 स्टूडेंट्स, टोटल 45 स्टूडेंट्स यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। तो ये एग्जाम्पल है कि किसी स्टेट के हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स और यूथ हैं वो दूसरे राज्य में जाते हैं एक्सपोजर के लिए, उनको दूसरे राज्यों के कल्चर के बारे में जानने को मिलता है। इससे देश और ज़्यादा यूनाइट होता है। अब जैसे हरियाणा के कॉलेज के स्टूडेंट्स तमिलनाडु में जाएंगे, उन्हें तमिलनाडु के बारे में जानने को मिलेगा। तमिलनाडु के स्टूडेंट्स पंजाब में आएंगे, उन्हें पंजाब के बारे में जानने को मिलेगा। तो देश और ज़्यादा एकजुट होगा। देश की यूनिटी के लिए ये इनिशिएटिव है युवा संगम इनिशिएटिव, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। यह आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके बाद एक और एग्जाम्पल जो आप एथिक्स में दे सकते हो वो है एन.ए. विनाया का। एन.ए. विनाया अभी केरला पुलिस में सब इंस्पेक्टर, इन्होंने ना केरला पुलिस में जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया। जैसे 2002 तक ना केरला पुलिस में ऑर्डर ये था कि जो वुमेन कोप्स है ना वो साड़ी पहनेंगी। इन्होंने खाकी रंग की साड़ी पहनने से मना कर दिया। इन्होंने बोला कि जैसे मेल शर्ट्स पहनती हैं मैं भी शर्ट्स पहनूंगी और शर्ट्स को अंदर डालूंगी, जैसे टक करते हैं ना, तो मैं भी टक करूंगी शर्ट को पैंट के अंदर। तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था उस समय। फिर आखिरकार डीजीपी ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ, शर्ट्स वुमेन कोप्स पहन सकती हैं लेकिन वो टक नहीं करेंगी, वो पैंट से बाहर होनी चाहिए। इन्होंने फिर से विरोध किया कि ये जेंडर इक्वलिटी के अगेंस्ट हैं। अगर मेल शर्ट को टक कर सकते हैं तो फीमेल क्यों नहीं। मामला कोर्ट में पहुंचा था। आखिरकार 2014 में आदेश देना ही पड़ा केरला पुलिस को जेंडर न्यूट्रल कपड़ों का। फिर और भी काफ़ी सारी डिस्क्रिमिनेशन होता था केरला पुलिस में। जैसे महिलाएं पुलिस फोर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, मार्च द पास्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अनेकों लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी। तो एथिक्स में आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हो एन.ए. विनाया, जिन्होंने पुलिस फोर्स में जेंडर इक्वलिटी के लिए लड़ाई लड़ी। एक न्यूज़ है जो मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एससीओ का जो समिट है ना इंडिया में होना है इस साल, वो इन फिजिकल नहीं होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगा। ये देखो, गवर्नमेंट ड्रॉप्स प्लान टू होस्ट एससीओ समिट इन दिल्ली विल नाउ बी वर्चुअल फॉर्मेट। जूम मीटिंग से होगा। रीजन्स सरकार ने तो बताए नहीं, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है। एक तो चाइना और पाकिस्तान के लीडर्स ने सहमति नहीं दी थी कि मतलब कंफर्मेशन नहीं दी कि वो आने वाले हैं। अगर समिट इंडिया में ऑर्गेनाइज हो और सारे लीडर्स ही ना आए तो इंडिया की बेइज्जती है। तो इंडिया ने पहले ही ये सोचा होगा कि वो ना आए, इससे अच्छा हम वर्चुअल मीटिंग कर लेते हैं। दूसरा, यूक्रेन वार एकदम से तेज हो गया है, ड्रोन अटैक हो रहे हैं रशिया और कीव में। तो इसके चलते भी सरकार ने सोचा होगा कि इसे एक बार फिजिकल ना करवा के वर्चुअल करवा लेते हैं।
एक और एग्जाम्पल जो आप एथिक्स में दे सकते हो, जो उस दिन वीडियो कट गई थी लास्ट में, वो एग्जाम्पल ये था। एग्जाम्पल मतलब एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसका मोबाइल गिर गया था रिजर्वर में, छत्तीसगढ़ की वो घटना थी ना, रायपुर की, उसका फोन गिर गया था कहां पर, रिजर्वर में। उस ऑफिशियल ने, फूड इंस्पेक्टर ने ना फोन किया जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वहां पे, एसडीओ को, और पूरा रिजर्वर खाली करवा दिया अपने मोबाइल फोन को ढूंढने के लिए। इतना सारा पानी का वेस्ट हो गया, गर्मियों में पानी की वैसे ही आवश्यकता होती है। तो वो एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है कि आप बता सकते हो कैसे एक ऑफिशियल अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। पावर मिलती है जनता के फायदे के लिए, लेकिन उसने पर्सनल यूज के लिए, उसकी गलती थी, वो सेल्फी ले रहा था, पानी, मोबाइल नीचे गिर गया, लेकिन इसकी वजह से उसने इतना नुकसान कर दिया जनता का। हालांकि सरकार ने इस पर एक्शन लिया, उस ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया गया, और कोशिश की जा रही है कि पानी जो वेस्ट हुआ है वो पैसा उसी से वसूला जाए। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो पब्लिक सर्विस में। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।